गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कल आपने पढ़ा था वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो आज जानेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जस्ट अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और आउटपुट केमिकल एनर्जी होती है, वैसे ही यहाँ पे जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पर इनपुट केमिकल एनर्जी होती है और इनपुट केमिकल एनर्जी और आउटपुट आपकी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जहाँ पर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और ये पूरा प्रक्रम है इस सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में परफॉर्म होती है पूरी रिएक्शंस। तो इस सेल को आप देख पा रहे होंगे, एक पिक्चर मैंने ड्रॉ की है। अगर आप इसकी फंक्शनिंग और इसमें क्या चीज़ें कौन कौन सी हैं ये चीज़ें आप जान गए तो रिएक्शंस भी आप इजीली लिख लेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो देखिए कैसे कैसे ये बना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोड ले रखी है। यहाँ पे धातु की एक छड़ ली है, जैसे देखिए लिखा भी है मैंने जिंक रॉड। तो धातु की जो छड़ ली है इसको ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहेंगे। हम कहेंगे यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड ली है। और देखिए ये एक विलयन में डूब रखी है। ये जिंक का ही आयनिक विलयन है। जिंक का आयनिक विलयन किस फॉर्म में ले रखा है, ZnSO4। ये जो विलयन है ये ले रखा है ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का। तो ZnSO4 का विलयन है तो इसमें यहाँ पे Zn2 प्लस आयंस भी मौजूद होंगे और SO4 2 माइनस आयंस भी मौजूद होंगे, क्योंकि ZnSO4 किस में डिसोशिएट हो जाएगा, Zn2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। यहाँ पे जो आयनिक विलयन है ये ZnSO4 का आयनिक विलयन है और ZnSO4 एक जो है विद्युत अपघट्य का कार्य यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इस पूरे सेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ली है, कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये। और कॉपर की इलेक्ट्रोड को कहाँ डुबा रखा है, कॉपर सल्फेट के विलयन में ही डुबा रखा है। यानी यहाँ पे रॉड हो गई कॉपर की और ये विलयन जो हो गया ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट का। और कॉपर सल्फेट का आयनिक विलयन है तो यहाँ पे कौन कौन से आयंस मौजूद हैं, विलयन में कौन से आयंस मौजूद हैं, Cu2 प्लस मौजूद है और SO4 2 माइनस भी मौजूद हैं। अब देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनको विद्युत तार के माध्यम से, यहाँ पे देखिए अमीटर लगा रखा है और विद्युत तार के माध्यम से ये जो है कनेक्ट कर रखे हैं आपकी दोनों इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये एक, देखिए ये उल्टा यू, इन्वर्टेड यू एक ट्यूब आप देख रहे हैं। इस ट्यूब में भरा गया है KCl और KCl जो है यहाँ पे एक अक्रिय विद्युत अपघट्य की तरह कार्य कर रहा है। ये इसको हम कहते हैं, ये जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है इसको हम कहते हैं लवण सेतु। ठीक है, अब यहाँ से हम जानना शुरू करेंगे कि किस किस पे कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। देखिए जिंक एनोड है और आपका कॉपर की जो ये इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है। एनोड और कैथोड, और यहीं पे इन एनोड और कैथोड्स पे क्या रिएक्शंस होती हैं यही हम इसमें जानेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये विलयन जो लिए गए हैं इनकी मोलैरिटी कितनी है, 1 मोलर। 1 मोलर इसकी मोलैरिटी भी है और 1 मोलर जो है इस वाले विलयन की मोलैरिटी भी है। देखिए इसके बाद क्या होता है, जिंक की जो रॉड है ये क्या करती है, अपने ही आयनिक विलयन में डूबी हुई है। तो ये यहाँ से इस रॉड से ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ से जिंक की जो रॉड है ऑक्सीडाइज होगी और ऑक्सीडाइज होके देखिए क्या देगी, Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn2 प्लस आयन देगी, ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉन देगी और खुद को ऑक्सीकृत कर देगी Zn2 प्लस आयंस में।
इलेक्ट्रॉन्स तो आपके इस रॉड पर रह जाएंगे, लेकिन जो आयंस हैं वो रॉड से कहाँ चले जाएंगे, विलयन में चले जाएंगे। जिंक ऑक्सीकृत हुई Zn2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रॉड पर रहेंगे, लेकिन जो आयंस हैं Zn2+ आयंस हैं वो यहाँ विलयन में आ जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉनों के यहाँ होने के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिंक ने दे दिए हैं, ये यहाँ इस रॉड पर रहेंगे। इस रॉड पर इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ये रॉड आपकी जो है नेगेटिवली चार्ज्ड बिहेव करेगी। इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण आपकी ये जो एनोड है ये कैसे बिहेव करेगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बिहेव करेगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब इलेक्ट्रॉन जो है जैसे जैसे यहाँ आते जाएंगे, ये यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, इस रॉड से मूव करना शुरू करेंगे और मूव करते करते इस विद्युत परिपथ के माध्यम से, यहाँ पे आपकी जो है कुंजी लगी है, देखिए ये आगे बढ़ेंगे और तार से होते हुए जो है ये कहाँ आ जाएंगे, कॉपर की रॉड पर आ जाएंगे। यानी जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए हैं वो कहाँ आ गए, अब इस इलेक्ट्रोड पर आ गए, कॉपर की इलेक्ट्रोड पर आ गए। इन इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, देखिए पहले ही मैंने बताया था कि ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और कॉपर सल्फेट के विलयन में Cu2+ आयंस मौजूद हैं। ये Cu2+ आयंस झट से जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पर, यहाँ से इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और खुद को रिड्यूस्ड कर देंगे कॉपर में, खुद को अपचयित कर देंगे कॉपर में, और कॉपर में अपचयित होके ये यहाँ इस धातु की छड़ पर जमा होने लग जाएंगी। तो रिएक्शंस हमारी क्या हो रही हैं, जिंक खुद को ऑक्सीकृत करके 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस विद्युत परिपथ के माध्यम से कॉपर की छड़ पर पहुंचकर उन 2 इलेक्ट्रॉनों को विलयन में से कॉपर के 2 धनायन Cu2+ जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके खुद को अपचयित कर रहे हैं कॉपर में। ये आपकी है रिएक्शन, एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस। मैं इसको आपको लिखाऊंगी भी। तो इस प्रक्रम से हम ये समझ गए हैं कि जिंक जो है आपका जो है लगातार जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और Zn2+ में कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे इसकी ये जो है घुलता जाएगा, जिंक की रॉड आपकी जो है पतली होती जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी इसकी जो है थिकनेस कम कम होती जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि कॉपर के जो आयंस हैं वो विलयन में से यहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं तो इसकी थिकनेस जो है बढ़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर सारे के सारे जो जिंक है वो घुल जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे देती हैं, तो उसके बाद क्या होगा, देखिए होगा क्या, जैसे ही जिंक जो है ऑक्सीकृत होगी यहाँ पे बहुत सारे Zn2+ आयंस आ जाएंगे और Zn2+ आयंस आने की वजह से, बहुत सारे Zn2+ आयंस आने की वजह से ये जो विलयन है आपका ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। विलयन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे तो चारों तरफ क्या होगा, Zn2+ आयन होंगे जो इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं और खुद के भी हैं इसके, क्योंकि विलयन ZnSO4 का है, ये अब हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये धनावेशित हो जाएगा। अब जब ये बहुत ज़्यादा धनावेशित हो जाएगा तो जिंक अगर इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता भी है तो ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, ये विलयन जो है अलाउ ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो करने के लिए, क्योंकि ये तो भाई आपको मालूम है कि 2 विपरीत आवेश आप एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर विलयन हाईली पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्यों जाने देगा यहाँ से इसको इधर। तो ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो करंट कहाँ से फ्लो करेगी, यहाँ पे अमीटर हमने लगाया हुआ है, जैसे ही करंट इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हैं तो वैसे ही करंट भी फ्लो करेगी और अमीटर में विद्युत का प्रवाह जो है हमें ज्ञात हो जाएगा। तो जब ये विलयन इन इलेक्ट्रॉनों को इधर जाने ही नहीं देगा तो आपका तो जो है करंट बिल्कुल फ्लो ही नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो नहीं करेंगे तो करंट कैसे फ्लो करेगी। इन्हीं चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये आपका लवण सेतु जो है रखा गया है। लवण सेतु के अंदर क्या है, लवण सेतु के अंदर अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे KCl, इसके अलावा और भी होते हैं जैसे
KNO3, NH4Cl भी होते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ऐसे अक्रिय विद्युत अपघट्य जो भरे जाते हैं और ये जेल फॉर्म में भरे जाते हैं। किस फॉर्म में भरे जाते हैं? जेल फॉर्म में। जैसे टूथपेस्ट होता है आपका जेल फॉर्म में, ऐसी फॉर्म में भरे जाते हैं। अब इस लवण सेतु का कार्य क्या होता है? लवण सेतु का कार्य होता है कि जैसे ही यहाँ पे जिंक ने Zn2+ आयंस दिए, यहाँ से माना K+ है तो KCl है, तो KCl जो है किस उसमें विभक्त होगा? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो प्रकार के आयंस में डिवाइड हो जाएगा, ये आयनाइज हो जाएगा K+ और Cl- में। तो यहाँ पे Zn2+ है, जैसे ही जिंक ने Zn2+ दिया, यहाँ से Cl- आयंस मूव करेंगे। ये मैंने देखिए लिखा भी है यहाँ पे कि यहाँ से Cl मूव करेंगे और Cl इस जिंक को न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी 2 Cl जो है जिंक को कैसे न्यूट्रलाइज कर देंगे? ये इसको ZnCl2 में बदल देंगे और ZnCl2 में ये बदलेगा तो ये क्या करेगा? यहीं विलयन में बैठ जाएगा, ये किसी भी प्रकार से सेल को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी तरह से अगर आप इस तरफ देखें, इस तरफ आप देखेंगे तो हमने अभी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए हैं उनको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? Cu2+ एक्सेप्ट कर रहा है और खुद को अपचयित कर रहा है Cu में। यहाँ पे लगातार जो है Cu जो है यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा और इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इस वाले विलयन में किसकी सांद्रता ज़्यादा होगी? इस वाले विलयन में SO4 की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, ये हाईली नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये वाला आपका कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है तो, और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये तो जो दोनों ही जो हैं क्या करेंगे? अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन आते भी हैं तो ये जो आपका यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड विलयन है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ आने ही नहीं देगा, एक्सेप्ट ही नहीं होंगे यहाँ पे, और विलयन की सांद्रता भी SO4 की वजह से यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में लवण सेतु कार्य करेगा। लवण सेतु में अगर KCl है तो KCl ने Cl तो यहाँ दे दिया Zn को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन KCl में से जो K है यानी पोटेशियम जो है वो यहाँ आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है K+, पोटेशियम इधर आ जाएगा और किसको न्यूट्रलाइज करेगा? SO4 को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा? पोटेशियम के दो आयंस जो हैं SO4 के साथ मिलके यहाँ बना देंगे K2SO4, और ये लवण जो बन गया ये क्या करेगा? यहीं बैठ जाएगा, आपके इसी आयनिक विलयन में बैठ जाएगा, ये किसी भी तरह से जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये जो है ऐसा करके आपका लवण सेतु इस तरह से कार्य करेगा और ये फिर क्या करेगा? सेल को बंद नहीं होने देगा, यानी ये इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को जारी रखने में मदद करेगा। ये आपकी पूरी फंक्शनिंग है सेल की। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड जो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो एनोड नेगेटिवली चार्ज है, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज है। ये दोनों धातु की रॉड अपने ही विलयन में जो डूबी हुई हैं, ये एक अर्ध सेल का निर्माण करती हैं। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण अर्ध सेल और ये हो जाएगा आपका अपचयन अर्ध सेल। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि ये जिंक की रॉड जो है बनाएगी अर्ध ऑक्सीकरण सेल, और इधर ये कॉपर की रॉड जो है अपने ही जो विलयन में डूब रखी है, ये बनाएगी आपका अर्ध अपचयन सेल। और दोनों सेल जो हैं जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये एक कंप्लीट अर्ध अपचयन सेल, और ये दोनों आपस में मिलके जो है निर्माण करेंगे एक कंप्लीट सेल का निर्माण ये कर देंगे। रिएक्शंस एनोड और कैथोड पर जो होगी वो क्या रिएक्शन होंगी? देखिए एनोड पर, क्योंकि एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एनोड पे क्या होगा? जिंक है, एनोड पे तो जिंक से बना है हमारा। जिंक क्या करेगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। किस में ऑक्सीकृत होगा? Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। कैथोड पे आपका क्या होगा? कैथोड की रिएक्शन यहाँ दिख नहीं रही है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। देखिए कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर आपका जो है विलयन में से कॉपर के 2+ आयंस
इन इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए हैं इसको एक्सेप्ट करके खुद को किसमें अपचयित कर देंगे, कॉपर में अपचयित कर देंगे। अब आप इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है, इधर लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी आप जोड़ लीजिए, इधर और इधर वाला जोड़ लीजिए, इधर और इधर वाला जोड़ लीजिए, तो रिएक्शंस हमारी जो है कंप्लीट रिएक्शन हमारी क्या बनती है। देखिए वैसे मैंने इसको जो है आपको अच्छे से समझा दिया है, तो कंप्लीट रिएक्शंस जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर जो है आपको दिख पा रही होंगी यहाँ लिख देती हूँ मैं। देखिए Zn, दोनों रिएक्शंस देखिए जोड़िए आप इनको, इधर Zn है इधर Cu2+ है, तो रिएक्शन हम क्या लिख देंगे, Zn प्लस Cu2+, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ में प्लस Cu। तो रिएक्शन हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन हमारी ये है कि जिंक जो है ऑक्सीकृत हो रहा है Zn2+ में और Cu2+ जो है अपचयित हो रहा है कॉपर में। तो आई होप कि ये आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा, कैसे फंक्शनिंग चल रही है ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इतना आप ध्यान रखेंगे कि करंट हमारी फ्लो कर रही है एनोड से कैथोड की, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, तो करंट जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट किधर से फ्लो करेगी, कैथोड से एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ और करंट फ्लो करेगी कैथोड से एनोड की तरफ। अभी जो भी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से बताया वही मैंने यहाँ पे जो है उसकी समरी मैंने पूरी लिखी हुई है। एक छोटी सी पिक्चर मैंने फिर यहाँ पे दोबारा ड्रॉ की है और सब कुछ मैंने ये लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हैं। देख लीजिए आप, जो वो बड़ी पिक्चर मैंने आपके लिए वो बड़ा डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ पे उसी को मैंने एक छोटे से डायग्राम में दोबारा जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। और जो रिएक्शंस भी हो रही हैं वो भी मैंने आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पेज मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरी रिएक्शंस लिखी हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या हो रहा है ये सारी बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। एनोड पे जो रिएक्शंस हो रही हैं और कैथोड पे भी जो रिएक्शंस हो रही हैं वो आपको बता दी गई हैं। ये पूरी समरी जो है आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सब कुछ जो है वैसे ही आप नोट करेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कि आपका जो विद्युत रासायनिक सेल है इसी को गैल्वेनिक सेल या वोल्टिया सेल भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में या तो विद्युत रासायनिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल या वोल्टिया सेल किसी भी नाम से ये आ सकता है। एग्ज़ाम में बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि लवण सेतु क्या है और इसका कार्य क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लवण सेतु जो है यू आकार की एक नली होती है जिसमें विद्युत अपघट्य जैसे KCl KNO3 या NH4NO3 का संतृप्त विलयन भरा जाता है और संतृप्त विलयन जो है या तो अगर अगर के पेस्ट या फिर जेलाटिन में लिया जाता है। दूसरा, लवण सेतु को लेके एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लवण सेतु का कार्य क्या है, लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि लवण सेतु जो है, आप देखिए यहाँ पे लवण सेतु, ये लवण सेतु में हम जाते हैं। लवण सेतु क्या कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट काम जो लवण सेतु का है मैं यहाँ पे जो है लिख देती हूँ। लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। तो पहला काम जो लवण सेतु का है वो क्या करता है, विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। कैसे पूर्ण करता है, देखिए विद्युत परिपथ जो है आपका इलेक्ट्रोड्स जो हैं इस तार के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो विलयन है आयनिक विलयन जो है इस लवण सेतु के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो पहला तो ये विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा ये क्या कार्य करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है।
सेल की विद्युत उदासीनता को कैसे बनाए रखता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये Zn2+ आयंस को Cl- न्यूट्रलाइज करते हैं और यहाँ पे SO4 2- को जो है K+ न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये लवण सेतु का इम्पॉर्टेंट काम है विद्युत परिपथ को पूर्ण करना, और दूसरा जो है सेल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, ये इसके इम्पॉर्टेंट काम है। तो इसी के साथ जो है आई होप आपने जो है ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, और मैं 3 क्वेश्चंस आपके लिए जो है यहाँ पे इसी के संदर्भ में 3 क्वेश्चंस आप लोग जो है एज अ होमवर्क करेंगे। वो आपके 3 क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अक्रिय विद्युत अपघट्य को परिभाषित कीजिए। आपको परिभाषित करना है कि अक्रिय विद्युत अपघट्य का मतलब क्या है। और थर्ड क्वेश्चन है, लवण सेतु के कार्य का उल्लेख कीजिए। ये आपके लिए जो है होमवर्क है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं। आई होप मैंने जो भी समझाया आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बाकी चैप्टर की अन्य चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।